नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में अपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अपने बात की थी और उसके बाद ये आज की क्लास वापिस से अपने शुरू की है। ठीक, कुछ बदलाव आपको सामान्य बदलाव देखने को मिलेंगे अपनी क्लास में, और जो बदलाव आपको देखने को मिले वो देख के हैरान मत होना। सीधा मैं चर्चा करूंगा आगे जो भी अपने सिलेबस करवाना है। ठीक, क्योंकि हमने वादा किया है कि एग्जाम अभी सिर पे है। अब अगर टोटल मंथ की अपने बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 31 मई हो सकता है 31 मई को ही एग्जाम हो, लेकिन फिर भी अपने मई को काउंट कर लेंगे। तो ले दे के 4 एक महीने हैं। 4 एक महीनों में अगर अपने सारा सिलेबस एक बार रीडिंग कर लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा क्या है कि सारा दिन क्लास होती है तो गला थोड़ा सा खराब है, और ऑनलाइन क्लास में तो दिक्कत नहीं है इतनी। ऑफलाइन में जब ज़्यादा लंबी आवाज़ पहुंचानी होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक, 1781 का एक्ट 1773 के एक्ट के बाद पारित हुआ, और क्यों पारित हुआ इसकी कुछ वजह मैंने आपको बताई थी। जैसे पहली वजह की बात करें तो गवर्नर जनरल की जो परिषद बनाई गई थी, जिसमें 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल, और उनमें एक साइड कोई भी 3 व्यक्ति होके और उस परिषद के निर्णय को बदल सकते थे। और अनेक ऐसे अवसर भी आए जब निर्णय को बदला भी गया, और यह भी एक उस समय की विशेषता थी कि उस परिषद में 3 लोग हमेशा गवर्नर जनरल के विरुद्ध ही रहते थे। तो पहला ये कारण बना था। दूसरा कारण बना था कि सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हो गई तो कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की जो परिषद है या उसके द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता था, उनमें आपस में क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था। वो चाहे कानून को लेके था, जिसकी डिटेल अपने लास्ट क्लास में बात की थी। इसके अलावा बंबई, मद्रास और बंगाल का तो खैर है ही। इन प्रेसिडेंसियों को जब गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तब भी ऐसे अनेक अवसर आए जब उन प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों ने अपनी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मनवा ली। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के जो विशेषाधिकार थे उनका उल्लंघन था, और ऐसी ही कुछ कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट पारित किया गया, जिसको डिक्लेरेशन एक्ट 1781 या घोषणात्मक अधिनियम 1781 नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अनेक नाम भी मिलते हैं, अन्य नाम भी इसके हैं, और कौन कौन से है अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला इनका नाम दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, इनके मध्य में जो विवाद थे उन विवादों को सुलझाया गया, उनको सेटल करवाया गया, और इसी वजह से इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। इसके बाद दूसरा इसका नाम है एक्ट ऑफ अमेंडमेंट, क्योंकि इसके माध्यम से क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक, तीसरा अगर मैं बात करूं, इसका नाम एक था बंगाल जुडिकेयर एक्ट। ठीक है, जुडिशियर आप इसको पढ़ सकते हो। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, और इस चीज का मुझे ये भी नहीं है अभी कहीं ना कहीं मुझे कोई बेइज्जती महसूस हो नहीं है, तो भी पहली क्लास से अगर मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं तो मुझे कुछ दिक्कत आती है, लेकिन ये दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। ये शब्द मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इनको देख लेना। ठीक, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिए गए। ओके, अच्छा, 1 मिनट मैं थोड़ा सा क्लास को रोकूंगा, क्योंकि एक थोड़ी सी आज बोर्ड में मुझे कमी लगी है इसी वजह से। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ इश्यू वाला काम तो नहीं है। अच्छा, चलिए, ओके। अब ये 3 तो इसके उपनाम हो गए, अन्य नाम। इसके अलावा इस सेटलमेंट एक्ट में और क्या क्या प्रावधान थी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ो कि कलकत्ता की सरकार यानी गवर्नर जनरल सह परिषद। अब मैं आगे
जितना भी अपने आगे पढ़ेंगे उसमें जब भी मैं आपको कहूं कलकत्ता की सरकार, तब आप समझ जाना कि गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 अन्य सदस्यों को मिला के जो 5 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या था कि कलकत्ता की सरकार अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानूनों का निर्माण करेगी, और इससे पहले वह केवल कलकत्ता के लिए कानून बना सकती थी। आप चीजों को समझो कि जो प्रेसिडेंसी है बंगाल में, जब प्रेसिडेंसी की स्थापना होगी तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था, और जब वो क्षेत्र शामिल था, इसके अलावा फोर्ट विलियम की जब स्थापना होगी, फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता में ब्रिटिश एक अलग सरकार बन चुकी थी, तो उस कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो अन्य क्षेत्र है यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी से बाहर का एरिया जिसमें इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे, वहां पर भी ये कानून का निर्माण कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखना कि कई बार एग्जाम में आता है कलकत्ता की सरकार को कानून निर्माण के लिए या कानून बनाने के लिए 2 स्रोत प्राप्त हो गए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पता है कि ये संविधान की भाषा है, थोड़ा मुश्किल से ही समझ में आएगी। ठीक है, ये समझो कलकत्ता की सरकार। अच्छा, इस कलकत्ता वाले क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो एक तो है बंगाल, एक है बिहार और एक है उड़ीसा। ठीक। अच्छा, इसके अलावा यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी और इसके अलावा एक बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक, इन दोनों की मैं यहां बात नहीं करूंगा। कलकत्ता की सरकार इन क्षेत्रों में कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब आप एक थोड़ा सा इस वे में समझे कि बंगाल के जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, वहां पर जिस प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ वो थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी है, लेकिन यहां पर क्योंकि इन्होंने फोर्ट विलियम स्थापित कर लिया था और ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में था, इसलिए इसको कलकत्ता सरकार कहा जाता है। ठीक, तो अब कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून का निर्माण कर सकती है। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1781 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, दूसरा वह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी ब्रिटिश क्षेत्रों में कानून का निर्माण कर सकती है। यानी मैं ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कलकत्ता की सरकार के पास कौन कौन से स्रोत थे कि वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कानून का निर्माण कर सकती है, तो पहला तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को ये शक्ति दी गई थी कि वो बंबई, मद्रास और इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी में कानून का निर्माण कर सकती है। और दूसरा स्पेशली 1781 में यह लिखा गया कि बंगाल और बिहार इसके अलावा उड़ीसा के लिए वो कानूनों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इससे पहले वह केवल कलकत्ता के लिए कानून का निर्माण कर सकती थी, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा वहां के जो दीवानी क्षेत्र है वहां पर वो कानून का निर्माण नहीं कर सकती थी। ठीक, दूसरा ये कि गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा जो भी कानून बना दिया गया उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं होगा। ये दूसरी धारा है इसमें। पहले क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी 1774 में, तो उसके बाद जब भी गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ कानून का निर्माण करता था तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। और कई बार ऐसे मौके आए कि सर्वोच्च न्यायालय ने उन कानूनों को पारित करने से इनकार कर दिया। तो ये दोनों के बीच में कोई एक मतभेद था। अब इस अधिनियम यानी 1781 के अधिनियम में ये व्यवस्था की कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद को साथ में लेके जिस कानून का निर्माण करेगी उसको सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। कर सकते हैं लेकिन इतना आवश्यक भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके एक और लाइन बनती है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त हो चुकी है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय में केवल कलकत्ता के ही मामलों की सुनवाई होगी।
कलकत्ता से बाहर के जो मामले हैं उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। ठीक। हालांकि कुछ मामलों में जैसे कंपनी के या उसके कर्मचारियों के मामले या 500 रुपए से अधिक के दीवानी मामले हैं, उनमें सुनवाई का अधिकार दिया गया। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हुआ कि साथ में तो उसको बोल दिया कि सुनवाई का अधिकार नहीं है, तो अधिकार है। कंपनी के कर्मचारी चाहे मद्रास में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो, उड़ीसा में हो, कंपनी के कर्मचारी जहां भी हो, उन सभी के मामले सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा। ठीक। दूसरा ये कि 500 रुपए से अधिक के दीवानी मामलों में वो सुनवाई का अधिकार रखती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया। ठीक है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया। राजस्व अधिकारिता, अब इसमें पहले क्या होता था कि जो राजस्व प्राप्त करते थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में जो कंपनी के पास दीवानी अधिकार प्राप्त था, वहां पर कोई भी कुछ घटना हो जाती थी तो उसमें गवर्नर जनरल सुनवाई कर लेता था। ठीक। अच्छा, बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई तो राजस्व के मामले है वो सर्वोच्च न्यायालय सुनने लगा। लेकिन अब इससे राजस्व अधिकारिता यानी राजस्व के अधिकार छीन लिए गए, और राजस्व अधिकार छीनने का मतलब है कि राजस्व यानी कर से संबंधित जितना भी जो लेन देन का अगर कोई मामला है तो वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनेगा। अब इसके लिए राजस्व विभाग, राजस्व मंडल की कुछ स्थापनाएं होती है। ठीक। इसके अलावा इसमें क्या था कि भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का प्रावधान था। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी कानून चलते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो अधिकांशतः स्थानीय कानून का पालन करती थी, क्योंकि उनके पास दीवानी अधिकार थे। तो भारत में जिस प्रकार की चाहे कर व्यवस्था है, चाहे सामाजिक व्यवस्था है, अब इस 1781 के एक्ट में ये लिखा गया कि भारतीयों के धार्मिक और रीति रिवाज तथा उनकी परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा, और कल को अगर कोई कानून का निर्माण होता है तो उस कानून के निर्माण में भी भारतीयों की धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रता बनी रहेगी, और उनके जो भी रीति रिवाज हैं वो अपने रीति रिवाज का पालन करेंगे। ठीक है, ये 1781 के सेटलमेंट एक्ट में ये प्रावधान थे। ठीक। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। अब उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट ने व्यापारिक कंपनी को वैधानिक रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, और प्रेसिडेंसी प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी, अब ब्रिटिश संसद ने उसको राजनीतिक अधिकार दे दिए, और ये अधिकार वैधानिक रूप से दे दिए। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट में जब 1773 की ये मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ब्रिटेन के औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग का कंपनी पर प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार था। ठीक। यहां मैं वो मामला लेके आ रहा हूं जो स्वतंत्र व्यापारी वर्ग था ना इंग्लैंड का, उससे संबंधित। क्योंकि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति वगैरह हो रही थी तो उस समय जैसे एक विद्वान था एडम स्मिथ, उसने एक पुस्तक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, और उस वेल्थ ऑफ नेशन में उसने एक बात का जिक्र किया। उसने कहा था कि ये जो एक्सक्लूसिव कंपनियां हैं, यानी जिन कंपनियों को कुछ एकाधिकार दे दिए जाए, वो देश के लिए भी खतरनाक है, और जिस देश में ये शासन करते हैं वहां के लोगों को भी इससे दिक्कत होती है। तो बोले जी एक्सक्लूसिव कंपनियों को आप समाप्त करो, किसी भी कंपनी को पूर्णतः एकाधिकार नहीं देना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, यानी इंग्लैंड से स्वतंत्र व्यापारी वर्ग भारत में नहीं आ सकता था। अगर वो आता तो उसके पास आने का एक ही साधन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहने के स्वतंत्र व्यापारी वर्ग जो था वो ब्रिटिश संसद पर दबाव बना रहा था कि आप एकाधिकार समाप्त करो। जो एकाधिकार आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा है वो समस्त इंग्लैंड के, ब्रिटेन के समस्त व्यापारियों के लिए आप वो सुविधाएं दो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो विचार आ रहे थे, इससे एक और ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण रखने की मांग बढ़ती जा रही थी। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट से पहले वाला ही मामला फिर आ रहा है।
रेगुलेटिंग एक्ट से लगभग 10-11 साल बाद की बात है ये। तो उस समय से इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यापारी वर्ग विरोध कर रहे थे ब्रिटिश संसद का कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार दे रहे हो वो आप समाप्त करो, और या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर आप अपना नियंत्रण स्थापित करो। भी आप ब्रिटिश संसद की कंपनी बना दो, सम्राट की कंपनी बना दो, इंग्लैंड की कंपनी बना दो, लेकिन इसे एक प्राइवेट कंपनी मत बनाओ, ठीक है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भी कंपनी को पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहती है। ओके, मैंने बड़ा आसान लिखा है मेरी बुक में, तो वो मैं आपको सुना रहा हूं, ठीक। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार से कुछ ऋण की मांग कर ली। अब ये खुद जाके धक्के से फंस रहे हैं। भी आप जब ब्रिटिश संसद ये चाहती है भी कोई ना कोई हमें बहाना मिले, हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर रोक लगाएं या उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करें, और जब वो बहाना ढूंढ रहे हैं उसी में ये जाके लोन की फाइल लगा दे रहे हैं। तो ब्रिटिश संसद को तो ये पावर मिल सकता है ना कि जब वो कुछ ना कुछ इनको लोन देंगे, कुछ ऋण देंगे, तो अपनी बात मनवाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऋण की मांग की, और इसी समय ब्रिटिश संसद में विपक्ष का नेता था डंडास। नाम लिख देता हूं मैं, ठीक, यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रिटिश संसद में विपक्ष नेता, और इसका नाम था डंडास। ओके, डंडास ने एक विधेयक सत्तासीन, इसने एक विधेयक पेश किया था। अब क्योंकि विपक्ष का नेता है इसलिए जो सत्ता पक्ष में थे उन्होंने इस डंडास के विधेयक को अस्वीकार कर दिया। इसका जो विधेयक था उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक। इसके बाद एडमंड बर्क और फ्रांसिस फिलिप, इन्होंने एक बिल बनाया जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री फोकस ने संसद के सम्मुख रखा, और उसमें कुछ एक प्रावधान थे। अब मैं यहां दो नाम और लिख रहा हूं, एडमंड बर्क, एडमंड बर्क, और दूसरा नाम है फ्रांसिस फिलिप। और ये सत्ता पक्ष के हैं, भी ध्यान में रखना। और इन्होंने एक अन्य विधेयक रखा, इन्होंने एक अन्य विधेयक रखा, और जो विधेयक रखा इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे फोकस, रख दिया। और इस विधेयक में सामान्यतः दो बातें प्रमुख थी। ये जो विधेयक था इसमें दो प्रमुख बातें कौन सी थी? इन्होंने पहली बात रखी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और इसके अलावा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को समाप्त कर देना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? जो 24 सदस्य है, बाकी 24 के साथ दो और मिलाओ आप, कुल 26 सदस्य थे, लेकिन इंग्लैंड में इस समय 24 है। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है? जो 217 लोग हैं, वो कंपनी में जिन जिन लोगों का हिस्सा है वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, और वो अपने में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे कंपनी के संचालन के लिए। तो इस अधिनियम में ये बात लिखी हुई थी। पहली बात ये थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, इनको आप समाप्त कर दो। तो फिर कंपनी का क्या हो गया? इन्होंने कहा कि राजनीतिक और सैन्य संचालन, क्योंकि कंपनी भारत में अब दो काम करने लग गई। व्यापारिक काम तो कर ही रही है, वो अलग है, इसके अलावा राजनीतिक काम कर रही है, सत्ता प्राप्त कर रही है, और सत्ता के लिए सैन्य शक्तियों का उपयोग कर रही है। तो दो काम हो गए। राजनीतिक और सैन्य शक्तियों के संचालन हेतु 7 सदस्यों का एक आयुक्त बोर्ड बनाया जाए, ठीक है। और बोले जी जो व्यापारिक कार्य है उनके लिए आप 9 सदस्यों का एक बोर्ड बना दो, और इस 9 सदस्यों के बोर्ड को उपनिदेशक बोर्ड बोल दो। कुल मिला के बात यह है कि पहली इसमें बात यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स को हमेशा के लिए समाप्त कर दो, और दूसरा कंपनी ने में आप 2 ग्रुप बनाओ, एक 7 सदस्यों का और एक 9 सदस्यों का। जो 7 सदस्य हैं ये कंपनी के राजनीतिक और सैन्य कार्य देखेंगे, और जो 9 सदस्य हैं वो कंपनी के व्यापारिक कार्य देखेंगे।
ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं सेटलमेंट एक्ट के बाद की। ठीक, इस विधेयक द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर नहीं है, कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का अधिकार हो जाता है। संसद के द्वारा ही 7 और 9 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य हैं उनको समाप्त करने का प्रयास है। अच्छा, इस समय सम्राट था जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय उसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ के एक घोषणा कर दी। उसने कहा भी जो भी व्यक्ति इस बिल के पक्ष में होगा वो मेरा शत्रु होगा। जॉर्ज तृतीय कौन है? सम्राट। क्योंकि सम्राट इस बिल के इसके पक्ष में नहीं है, सम्राट नहीं है इसके पक्ष में। सम्राट नहीं चाहता भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त हो, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर समाप्त हो, या कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का अधिकार हो। इसीलिए सम्राट जॉर्ज तृतीय ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इस बिल के पक्ष में होगा वो मेरा शत्रु होगा। अब जाहिर सी बात है भी सम्राट का प्रभाव ब्रिटिश संसद के किस सदन में है ये देखना है। तो ब्रिटिश संसद में 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स में कौन है? लॉर्ड्स में है राज्यों के प्रतिनिधि, जिनमें अधिकांश मामलों में तो वहां इंग्लैंड के जो आसपास के छोटे छोटे राज्य थे उनके कोई प्रिंस है, कोई युवराज है, कोई वहां का राजा है। ठीक, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्राट जॉर्ज तृतीय का प्रभाव है। इसीलिए जब ये विधेयक हाउस ऑफ कॉमन में पारित हो जाता है, इसके बाद जब ये विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है वहां पर ये पारित नहीं हुआ। और जब ये पारित नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। भी आप मान के चलो मोदी जी कोई बिल लेके आते हैं, खुद की सरकार है, खुद ही बिल लेके आई, और अगर वो बिल बाय चांस पारित ना हो, इसका मतलब उस सरकार ने अपना बहुमत खो दिया और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर कोई विपक्ष का नेता, जैसे डंडास था, विपक्ष का नेता अगर कोई बिल लेके आता है और वो हमारी संसद में पारित हो जाता है, इसका मतलब विपक्ष के नेता का बहुमत ज्यादा था, इसी वजह से सत्ता पक्ष की पार्टी को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो यही हुआ। ये बिल जो एडमंड बर्क और फ्रांसिस फिलिप ने बनाया था, ये हाउस ऑफ कॉमन में तो पारित हो गया लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हुआ, और इसी वजह से ब्रिटिश पीएम फोक्स को त्याग पत्र देना पड़ा। और ये पहला भारतीय मामला था जिसमें ब्रिटेन की सरकार गिर गई। ओके, अब ये लॉर्ड नॉर्थ और फोक्स की मिलीजुली सरकार थी, और जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित नहीं हुआ तो इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। यानी ये पहला भारतीय मामला है जिसने ब्रिटेन की एक सरकार को गिरा दिया। ठीक, इसके बाद नई सरकार बनी और नई सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं विलियम पिट। कौन बने? विलियम पिट। विलियम पिट, ये एक नई सरकार है। ठीक, विलियम पिट ने जनवरी 1784 में इस विधेयक में कुछ संशोधन किए और कुछ संशोधन के साथ इसको अगस्त 1784 में संसद से पारित करवा लिया। और जब ये ब्रिटेन के सरकार सम्राट के हस्ताक्षर हो गए तो ये एक एक्ट पारित हो गया, और इसी को कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि विलियम पिट ने ये पारित करवाया है। इसीलिए इस विधेयक को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। और ये कब पारित हुआ? 1784 में। ओके, अच्छा, इसका शीर्षक क्या था? अगर मैं आपको शीर्षक बताऊं तो इसमें लिखा है कि भारत में ब्रिटिश विचाराधीन क्षेत्र। लिख देता हूं मैं, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ये इसका नाम है। अब आप नाम में देखोगे कि ब्रिटिश संसद के पारित किसी भी विधेयक में पहली बार भारत का नाम लिया गया है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में कंपनी ने जिस भारतीय क्षेत्र पर अधिकार किया है, उस अधिकार किए हुए क्षेत्र पर ब्रिटिश
ताज का पहला स्वामित्व है। ये लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र को ब्रिटिश ताज के अधीन किस एक्ट के तहत माना गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यानी भारत में ये पहला वैधानिक दस्तावेज है जो ये सिद्ध करता है कि भारत के ब्रिटिश क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज का अधिकार है। इससे पहले भारत का नाम इतना नहीं होता था। ठीक है, ओके। अब इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिए, और इसी वजह से इसको ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारत में दोहरा शासन लागू किया, जिसको द्वैत शासन भी बोलते हैं। और ये जो दोहरा शासन है ये 1858 तक रहेगा। कैसे लागू किया? इसमें जो प्रावधान है उनको अपने 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है राजनीतिक कार्य, और राजनीतिक कार्य में क्या है, एक तो सैन्य, एक प्रशासन और एक राजस्व। ठीक, इनको अपने राजनीतिक कार्य मानेंगे। एक होगा व्यापारिक कार्य, यानी पूरी तरह से जो व्यापारिक काम कंपनी कर रही थी वो, और एक और होगा इसका भाग तीसरा है अन्य प्रावधान। ठीक, पहले की मैं बात करूं तो इसके लिए, यानी इस पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सम्राट द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इससे पहले आपने 2 नाम सुन रखे थे, एक तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जिसको कोप बोलते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, अब इनको तो समाप्त कर दिया, इनकी जगह बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, BOC। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और इसमें क्या था, इसमें कुल 6 सदस्य थे, और इनमें से 6 में से एक होगा चांसलर, जिनको वित्त मंत्री बोलेंगे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक होगा राज्य सचिव, और 4 होंगे इसमें प्रिवी काउंसिल के सदस्य। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा यानी वित्त मंत्री, एक राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। ठीक, दूसरा ये कि युद्ध और शांति जैसे जो मामले हैं ना, उसमें गवर्नर जनरल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति भी लेनी होगी। सॉरी, इनको समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन इनकी जो जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में है। पहले क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता था वो गवर्नर जनरल को आदेश दे देता था भी आप ये युद्ध कर लो, ये संधि कर लो, लेकिन अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति भी लेनी होगी। ठीक, तो पहले 2 काम ये थे। व्यापारिक कार्यों की बात करें तो पूर्व की तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही दिए गए, यानी अब उसके पास राजनीतिक कार्य नहीं है। सैन्य जो कार्य है उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भी पावर दे दी। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास केवल अब राजनीतिक अधिकार दिए गए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आदेश मानना पड़ेगा, यह भी जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले आदेश दे देता था, लेकिन अब क्योंकि ब्रिटिश संसद का अब इस पे प्रभाव हो गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति लेनी होगी। शुद्ध व्यापारिक पत्रों के अलावा सभी पत्रों की जानकारी रखने का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। यानी अगर कोई ऐसा पत्र, भारत और इंग्लैंड के बीच में कोई पत्रोचार हो रहा है, अगर कोई पत्र ऐसा है जिसमें केवल और केवल व्यापारिक कार्य ही है तो उनकी जानकारी भले ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ना मिले, लेकिन अगर कोई ऐसे मामले जिनमें व्यापारिक कार्यों के अलावा राजनीतिक कार्य जैसे सैन्य है, प्रशासन है या राजस्व है, इस प्रकार की अगर कोई गतिविधियां हैं तो उन पत्रों की जानकारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद अन्य प्रावधान में बात करें तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें और प्रांतीय परिषद, ये प्रांतीय गवर्नरों के पास थी, इनमें सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी और इनमें से एक सदस्य सेनापति होगा। अब आप एक चीज देखना, एक तो है गवर्नर जनरल जो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का प्रमुख हेड है, इसके अलावा 3 अन्य सदस्य होंगे, लेकिन इन तीनों में से एक होगा सेनापति। यानी आप ये मान के चलो कि सेनापति की पावर गवर्नर जनरल को नहीं दी गई थी इसमें। ओके, और सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी। गवर्नर जनरल के आदेशों की अगर पालना नहीं की जाती है तो गवर्नर जनरल प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। ये दिक्कत आती है बंबई, मद्रास, बंगाल,
इनमें अगर वो आदेश नहीं मानेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा मराठा युद्ध, उससे पहले बंबई की सरकार के साथ गवर्नर जनरल का कुछ मतभेद चला था, तो उस स्थिति में प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकता है। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक। और चौथा यह कि भारत में गोपनीय आज्ञाएं भेजने के लिए 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति, और यह संवैधानिक रूप से है, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक गुप्त समिति का निर्माण किया गया, और यह गुप्त समिति भारत में गोपनीय आदेश या आज्ञाएं भेजने के लिए होगी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 3। सीधी सी बात है भी, ये जो टॉपिक है ये आपको रटना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। ओके। हाँ, कुछ आसान लैंग्वेज में मैं आपको, वैसे तो हमने जो बुक लिखी है ना वो आसान लैंग्वेज में ही है पूरी तरीके से, जैसे एक पैराग्राफ को समझा, लगभग 6-7 स्रोतों से उसको वेरीफाई किया, उसके बाद कहीं जाके उसको अपनी लैंग्वेज में डाला। अब मेरी लैंग्वेज क्योंकि बागड़ी लैंग्वेज है, और मैं जो हमारे क्षेत्र में जो क्लासेस चलती है सारी क्लास आप देखना, वो राजस्थान हिस्ट्री की हमारी क्लासेस पड़ी है, यूट्यूब पे भी काफ़ी है, बाकी तो आपको दिखाई नहीं देगी, वो ऐप की है, ऑफलाइन क्लासेस है, उनमें देखना मेरी 90% क्लासेस बागड़ी भाषा यानी राजस्थानी वाली उसमें होती है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन है, इसमें पता नहीं बच्चा, अब ये टॉपिक तो बिहार में भी चलता है, उत्तर प्रदेश में भी चलता है, राजस्थान में भी चलता है, तो जब सब जगह चलता है तो थोड़ा हिंदी में बोलने का प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो बागड़ी में मेरी क्लासेस ऑफलाइन होती है, क्योंकि बच्चे को आप उसकी लैंग्वेज में अगर समझाते हो तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। ठीक है, तो ये कुछ मेरी दिक्कत भी आ रही है हिंदी वाली। अब इसके बाद चलो जी, ये बातें हो गई। अच्छा, इनमें अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये पारित होने के बाद इतना कोई हू हल्ला नहीं हुआ, फिर भी 1786 में कुछ संशोधन किए गए, और संशोधन क्यों किए गए वो आप समझो। आपने एक नाम सुना होगा, कॉर्नवालिस। सुना है क्या? कॉर्नवालिस, जिसने अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध लड़ा था, हालांकि वहां हार गया था, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति में बहुत बढ़िया क्वालिटी थी। अब जो क्वालिटी थी, तो उस हार का इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, और इसको भारत में भेजने का प्रयास किया गया। जब कॉर्नवालिस से बात की तो कॉर्नवालिस ने कहा भी नहीं भी, मैं तो भारत नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? कि आपने, मैं एक सेना का व्यक्ति हूं, मैं सेनापति था, आपने तो गवर्नर जनरल को सेनापति की पावर ही नहीं दी। तो बोले अगर मुझे भेजना है तो मुझे सेनापति की पावर चाहिए। जब कॉर्नवालिस ने ये चीज बोली तब ये एक संशोधनात्मक अधिनियम पारित हुआ, और उसमें क्या किया गया, इसमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई। और क्यों दी गई? क्योंकि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाना है, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाना। इसी वजह से, यानी अब मान के चलो कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है जिसमें 3 सदस्य हैं, उनमें एक सेनापति था, तो उस सेनापति से ये पावर छीन ली गई और वो पावर गवर्नर जनरल को दे दी। ठीक। और क्यों दी गई? क्योंकि कॉर्नवालिस ने स्पष्ट बोल दिया भी मैं तो गवर्नर जनरल तब बनूंगा भारत में जब मुझे मुख्य सेनापति की शक्तियां दोगे, मैं बैठा रहूंगा, आप सेना की कमान किसी और को दे दो। ठीक। दूसरा ये कि विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपना निर्णय लागू करने का भी अधिकार दिया गया। बड़ो अड़ब स्वभाव कॉर्नवालिस को, अड़गे बैठ गयो भी, या तो मैंने मुख्य सेनापति बनाओ, और मुख्य सेनापति बनाओ, इनके अलावा मैं एक और सिस्टम देखिए। जब वारेन हेस्टिंग्स था उस समय उसकी परिषद के 3 सदस्य एक साइड रहते थे, और वो चाह के भी अपना निर्णय लागू नहीं कर सकता था। मैं भारत में गवर्नर जनरल बनूंगा तो पहली शर्त सेनापति की शक्तियां चाहिए। दूसरी बात, मेरी परिषद में अगर कोई निर्णय मुझे अच्छा नहीं लगा मैं उसको रद्द कर सकता हूं, और मैं अपनी ये पावर रखता हूं कि उसकी जगह अपना निर्णय लागू कर दूं। तो 1786 का ये संशोधनात्मक अधिनियम था, और इस अधिनियम को पारित होने के बाद, यानी गवर्नर जनरल को जब मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई, तो इन शक्तियों का सर्वप्रथम उपभोग करने वाला व्यक्ति कॉर्नवालिस था। याद रह जाएगा, रखना ही पड़ेगा, और कोई इलाज भी कोई नहीं। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट पारित होता है। अब ये एक सिस्टम ही चलेगा,
1793, 1813, 1833, 1853, 20-20 साल चलेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले कोई विशेष तो कुछ है नहीं, और भारतीय प्रशासन में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया था, कुछ मामूली चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने ये शायद मैं गलत पीपीटी उठा लाया, कोई बात नहीं, प्रावधान मैं इसको काट रहा हूं, ठीक है। प्रावधान आपको मैं इस 1793 के चार्टर एक्ट के प्रावधान अलग से लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ये ठीक है क्या? ये ठीक है, ओके। चलो जी, 1793 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? अगर कोई लिखने वाला हुआ तो ही लिखूंगा, नहीं तो मैं आपको बोल के बता देता हूं। पहली चीज ये कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार है उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि भारत में ब्रिटिश कंपनी 1813 ईस्वी तक रहेगी, ठीक। अच्छा, इसमें देखना ये शाही एक्ट है, यानी सम्राट नहीं चाहता अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करो, तो उसने अपनी विशेष पावर का यूज करते हुए 1813 तक कंपनी का शासन बढ़ा दिया। दूसरा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाने लगा और उसके 2 अन्य सहयोगी भी प्रीवी काउंसिल से चुने जाने लगे। कौन कौन से? पहला, चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी वित्त मंत्री, दूसरा राज्य सचिव, ये 2 उसके सहयोगी है। इसका जो अध्यक्ष है उसको प्रेसिडेंट कहा जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। तीसरा, ये प्रमुख है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के लिए काम करता है, तो इनका जो वेतन भत्ता होगा, ये वेतन भत्ता भारतीय कोष से दिया जाने लगा। आपने एक चीज देखी होगी, कई बार कोई कंपनी होती है, कोई भी कंपनी मान लो, उस कंपनी में जो कर्मचारी रहते हैं ना, उन कर्मचारियों का रहना खाना फ्री होता है, कर्मचारियों का रहना और खाना, लेकिन उस रहने खाने के बदले उन कर्मचारियों से उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा भी काटा जाता है। यही सिस्टम यहां लागू हुआ। भारत को इतना लूट रही है, भारत से इतना राजस्व ले रही है, और भी बहुत लूट खसूट है, लेकिन ये नहीं है भी उस लुटे हुए धन से आप वेतन दे दो। वेतन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन देगा? अब भारतीय कोष, भारत से वेतन जाएगा, रहेंगे इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड वार्षिक राशि देगी। पहले 4 लाख पाउंड था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड देगी, ठीक। कंपनी अपने कर्मचारियों या व्यक्तियों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी कर सकती है। आपने देखा होगा 1773 में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की छूट नहीं दी गई और उनको कोई लाइसेंस नहीं मिलता था, लेकिन अब कर्मचारियों को या अन्य व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित है उनको लाइसेंस जारी कर सकती है व्यापार के लिए। और कंपनी को भारत में लिखित कानून के निर्देश दिए गए और कंपनी के जो साझेदार है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, उनको 10% लाभांश दिया होगा, जो 1767 में 12.5% किया था। तो कोई विशेष ज्यादा बात नहीं है। इसके बाद अगला एक्ट पारित होता है 1813 में, और अब मैं ये आगे के जो पार्ट है ये अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये टॉपिक मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, बाद में तो अपने रेल चला देंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, धन्यवाद।